जी अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ इन बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं बात करूंगा इंडिया के एक करेक्टर है हर्षद मेहता साहब। स्कैम 1992 उनकी जिंदगी के ऊपर बना हुआ है। और हर्षद मेहता साहब जो हैं उनके बारे में मैं कुछ चीजें चाहूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक तो ये कि ओरिजिनली ही वॉज अ गुड पर्सन। और उनकी जो ओरिजिनल जो जिसे आप कहते हैं कि अप्रोच थी, वो ये थी कि बगैर स्टॉक मार्केट्स के तरक्की किए, बगैर स्टॉक मार्केट्स के कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को उन्होंने पिक किया, उसकी मैनेजमेंट को भी एहसास दिलाया। ये अमेरिका में, यूरोप में आम बात होती है, कॉरपोरेट ब्रीफिंग देती हैं जो मैनेजमेंट होती है किसी भी कंपनी की, उसका स्कोप बताती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि किस तरीके से आगे ग्रो करेगी कंपनी, और कोशिश करती है कि शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन मिले, इमेज बेहतर हो शेयर होल्डर की नज़र में, और लोग उसमें इन्वेस्ट करें। तो स्टॉक मार्केट का काम बेसिकली यही है, और कि आप इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उसे ग्रो करते हैं और उसको रिटर्न करते हैं। इंडियन मार्केट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मेच्योर हैं। वहाँ पे ये मेरी सीरीज जो है स्कैम 92 के हवाले से, और थोड़ा सा इंडियन मार्केट्स को इसलिए मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ या आप लोगों को कंपैरिजन देना चाह रहा हूँ कि 80s और 90s में उनकी मार्केट बिल्कुल पाकिस्तान की जैसे आज मार्केट है यहाँ पे खड़ी थी। यहाँ से वो आगे कैसे मूव किए, हम चाहें तो हम उनसे सीख सकते हैं, और हम भी आगे मूव कर सकते हैं और चीज़ों को उस तरफ ले जा सकते हैं। तो ये उस सीरीज पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। 3 अप्रैल 1991 को जब हर्षद मेहता साहब बन चुके थे, स्टैब्लिश हो चुके थे, उस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जो हैं उन्होंने उनको बुलाया। और उस वक्त इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी। उनके पास सिर्फ 7 दिन की इंपोर्ट के पैसे थे। जैसे हमारे पिछले दिनों इंपोर्ट के पैसे जो है कम हुए थे, फॉरेन एक्सचेंज गिरा हुआ था। उन्होंने हर्षद मेहता साहब को कहा कि आप हमेशा स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो आप इमेज बिल्डिंग करें, लोगों को बताएं इसके बेनिफिट्स। और उन्होंने फिर जाकर उसके बेनिफिट्स बताए उनको, और मार्केट को किया। गलती अरशद मेहता साहब ने ये की, जो कि इलीगल एक्ट था, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बैंकों का जो पैसा है, वो मनी मार्केट से वो पैसा जो है उसको स्टॉक मार्केट को पंप करने के लिए उसमें डाला, और अपनी पसंद के शेयर जो है उनको उठाया। अगर ये गलती वो ना करते तो ही डिड अ ग्रेट नेशनल सर्विस, जिससे मुल्क को उनके बहुत फायदा होता है और आज भी मार्केट्स के अंदर इम्पैक्ट आता है। अनलाइक हिम, मैं कुछ और लोगों की भी मिसाल इसमें दूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी वर्ल्ड मार्केट्स में मेरी फील्ड है, तो मैं उसको स्टडी करता रहता हूँ। अब अगर इनके मुकाबले में हम धीरू भाई अंबानी को अगर स्टडी करें, कि जो हु हैज ऑलवेज बीन वेरी ऑनेस्ट एंड सिंसियर विद ऑल हिज शेयर होल्डर्स, तो उन्होंने कभी अपनी स्टॉक प्राइसेस को गिरने की नहीं दिया। और नेगेटिव लोगों ने उसमें शॉर्ट सेलिंग की या उसको गिराने की कोशिश भी की, तो उन्होंने इन्वेस्टर्स जो हैं उनको अट्रैक्ट किया, ओवरसीज इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, जो बाद में पाकिस्तानियों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि बगैर फाइनेंशियल मार्केट्स की तरक्की के, बगैर स्टॉक मार्केट्स की तरक्की के कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकती। आप फर्स्ट वर्ल्ड को जाकर देख लीजिए, आप अमेरिका को जाके देख लीजिए, आप एप्पल को देख लीजिए, आप अमेजोन को देख लीजिए, आप अमेरिका के बाद आप यूके आ जाएं, यूरोप आ जाएं, उसके बाद रीजन में आपने आपने आना है, आप इंडिया आ जाएं, चाइना चले जाएं। वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट्स को डेवलप किए बगैर बड़े बिजनेसेस डेवलप नहीं हो सकते, तरक्की नहीं हो सकती। तो हमें जो जिन लोगों का बहुत बड़ा रोल है इंडियन स्टॉक मार्केट्स को डेवलप करने में, उनमें राकेश झुंझुनवाला है, उनमें रामदेव अग्रवाल है, उसके अंदर दमानी साहब हैं उसके अंदर। लेकिन चूंकि रिलायंस के जो ओनर हैं वो उसमें उसमें जमशेद टाटा साहब हैं उसमें, लेकिन जो रिलायंस के जो ओनर हैं, जो धीरू भाई अंबानी हैं, उनकी उनकी मिसाल आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि वो कोई ट्रेडिशनली अमीर आदमी नहीं थे। वो एक पंप के ऊपर नौकरी करते थे, पेट्रोल पंप के ऊपर। और जब उन्होंने अपना बिजनेस करने का फैसला किया, तो अगर आप फिल्म गुरु, मैंने कई बार पहले भी कोट किया, उसको आप देखें तो उसमें कुछ इवेंट्स उनकी जिंदगी के हैं, कुछ जाहिर है थोड़ा उन्होंने फिल्म में स्पाइस भी एड अप किया होता है। उसके अंदर जब वो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो उनको फंडिंग नहीं मिलती,
तो उसमें उन्होंने वर्ड यूज किया पब्लिक इशू, यानी वो देहाती आदमी दिखाया क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं थे। पब्लिक इशू को वो पब्लिक इशू कहते हैं, और पब्लिक इशू बेसिकली आईपीओ को कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना पैसा रेज करेंगे बिजनेस कम्युनिटी से और उससे हम मिल लगाएंगे, और यही स्पिरिट है कॉर्पोरेट सेक्टर की। रिलायंस का जो शेयर होल्डर है उसने हमेशा मुनाफा कमाया है। इंडिया में फेमस सेइंग है, क्योंकि टाटास जो हैं वो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं, तो वो कहते हैं वर्क फॉर टाटास बट ऑलवेज इन्वेस्ट विद अंबानीज। तो धीरू भाई अंबानी साहब जो हैं उन्होंने इस चीज की बेस डाली, उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट्स को मैच्योर किया, और जब किसी ने शॉर्ट सेलिंग करके उनके स्टॉक्स को गिराने की कोशिश की तो उन्होंने उसका मौका नहीं दिया। मार्केट से लोगों को अपनी कंपनी का इमेज ठीक किया। स्टॉक मार्केट में लोग अफवाहें फैलाकर बाज़ दफा अच्छी कंपनियों को भी नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यूएशन है निकालनी जिन लोगों को आती है, जो उन एसेट्स को समझ सकते हैं, जो डिविडेंड यील्ड को निकालती हैं, जो लॉन्ग टर्म काम करते हैं, वो इस कारोबार में पैसा जो है कमाते हैं। ये कुछ इंडियन कैरेक्टर्स थे जो कि मैंने आपको जैसा बताया कि हमारी स्टॉक मार्केट आज जहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे इंडियन कैरेक्टर्स से मैं कंपैरिजन बनता है, क्योंकि वो भी ये हालात देख चुके हैं। 7 दिन के रिजर्व, पाकिस्तान की हालत तो इतनी पतली कभी भी नहीं रही कि 7 दिन के सिर्फ आपके पास इंपोर्ट के रिजर्व्स हों। पाकिस्तान इससे बेहतर हालत में रहा है, लेकिन नेगेटिविटी यहाँ पे प्रिवेल कर रही है। और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ लोग तिजोरियों में पैसा रखते हैं, लोग डॉलरों में पैसा रखते हैं, लोग उसको लिस्टिंग की तरफ नहीं लेकर आते। मैं मुसलसल अपनी वीडियोस में मुसलसल, चूंकि मेरा इस काम से ताल्लुक है, मैंने दुनिया भर में फाइनेंस, इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट्स को स्टडी किया है, तो मैं इसके फ्रूट्स आप लोगों को बताता रहता हूं कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप अपनी कंपनियां लिस्ट कराएंगे, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को बढ़ाएंगे, तो आपके ना सिर्फ जात को फायदा होगा, आपके मुल्क को फायदा होगा, आपकी नस्लों को फायदा होगा, आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट आएगी, आपके बिजनेस का नाम बढ़ेगा। इसीलिए अंबानी साहब एफडीआई ला सके। एफडीआई स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उन्होंने वो कंपनी बनाई हुई थी। जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां होती हैं उनमें उनके बाहर के ममालिक से राब्ते करने आसान होती हैं। बाहर से इन्वेस्टमेंट लानी, फॉरेन डायरेक्टरशिप लानी उसमें आसान होती है। आज मैं एक महफिल में बैठा हुआ था एक जगह, तो कोई साहब कह रहे थे कि पाकिस्तानी जो अब्रॉड हैं मोस्ट ऑफ देम आर वेरी रिच, बट दे, अगर वो पाकिस्तान से गया हो तो उनको खाना वाना तो खिला देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। वो टू वे है। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए उन्हें इज्जत दे, उन्हें इनवाइट करे, उन्हें रेगुलर बेस पे समझाए, और यहाँ पर हॉस्पिटल्स बन सकते हैं। मैंने कई बार कहा है कि डॉक्टर्स आर वेरी रिच इन अमेरिका। आप अल शिफा हॉस्पिटल जो है वो लिस्टेड है और ऑपरेट कर रहा है। उस मॉडल पे आप पाकिस्तान के हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में लेकर जा सकते हैं हॉस्पिटल। टू बिगिन विद आप 2, 4, 5, 10 करोड़ से एक प्रोजेक्ट शुरू करें और उसको फिर बिलियंस में ले जाएं, और वो प्रॉफिटेबल है। स्कूल्स आप बना सकते हैं, आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीजें कर सकती हैं, आप आईटी की कंपनियां लगा सकते हैं। सिस्टम्स के अगर आप देखें, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लिस्टिंग कराई अपनी, बड़े अच्छे तरीके से फॉरेन पार्टनरशिप्स की तरफ वो आए। तो बहुत सी कंपनियां, नेटसोल को अगर आप देखें तो 2 बंदों से, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके शेयरों में आप इन्वेस्ट करें, मैं कभी भी शेयर्स पे बात नहीं करता। आप इन्वेस्ट करें या ना करें ये आप खुद देखें, फाइनेंशियल या किसी हमारी वर्कशॉप में आके हमसे या सेशन में डिस्कस करें। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इन्होंने ग्रोथ की, इन्होंने अपनी कंपनी को कैसे बढ़ाया। नेटसोल ने कैसे अपने आप को पीएसएक्स पे लंदन में और न्यूयॉर्क में, और 2 कंपनियों लोगों से ये कंपनी शुरू हुई थी। इसी तरह सिस्टम्स है, इसी तरह टेक्सटाइल में इंटरलूप की मिसाल, एक छोटी सी कंपनी थी जो 45 अरब रुपए की कंपनी अब बन चुकी है, उन्होंने भी इसी तरीके से। एंड दे आर लुकिंग फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, दे आर लुकिंग फॉर द मर्जर एंड एक्विजिशन, दे आर लुकिंग फॉर द पार्टनरशिप्स। तभी बिजनेस में पार्टनरशिप्स होती हैं, तभी बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स पे आते हैं जब वो लिस्टेड होती हैं। कोई बंदा भी भैया कबाब वाले से पार्टनरशिप नहीं करेगा, वो मैकडोनल्ड से करेंगे, वो केएफसी से करेंगे, उसमें लोग सैमसंग से करेंगे, टोयोटा से करेंगे, ठीक है ना, रिलायंस से करेंगे, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है। अब आप
चूंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वो कहेंगे कि जी यहाँ मतलब जो मिलेट ट्रैक्टर है ये मैसी फर्गूसन इंग्लैंड का था, उन्होंने पाकिस्तान से डाइवर्स्ट किया, मिल्लत के जो ओनर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने खरीद लिया। एंग्रो जिसे हम जानते हैं ये एक्जॉन होती थी, एक्जॉन ने इसको डाइवर्स्ट किया, एंग्रो बन गई। हापको के अंदर डाइवेस्ट किया, हापको में फॉरेन पार्टी थी, फॉरेनर्स का आना और फॉरेनर्स का जाना लगा रहता है लिस्टेड कंपनीज में, वो अट्रैक्ट करती हैं। उसी एंग्रो ने, जब एंग्रो फूड्स जो है उसको, ये ऑल्पर्स वगैरह जो है, इसमें बाहर की एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, उन्होंने एक बड़ा पोर्शन इसका फूड्स का खरीदा। तो ये तभी मुमकिन है बड़े बिजनेसेस जब आप लिस्ट करवाएं। आईटी एक बड़ा जबरदस्त सेक्टर है, गवर्नमेंट भी मराद दे रही है, उस पर टैक्स भी कोई नहीं है, 1% मेरा ख्याल फुल और फाइनल एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स होता है, जिसमें आईटी बेस्ड सर्विसेज हैं, जिसमें आईटी में प्रोग्रामिंग आ जाती है, इसमें डिफरेंट किस्म की जो ई कॉमर्स आ जाता है और चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हमारे लोगों को कि वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स को स्टैब्लिश करें, पाकिस्तान में लिस्टिंग करें, फॉरेन पार्टनरशिप्स, फॉरेन कोलैबोरेशंस बनाएं यहाँ पे, और इस तरीके से ग्रो करें। अब अगर हम वेस्ट से मिसाल लें तो पेपॉल जो है, पेपॉल जो कंपनी है वो एलन मस्क साहब ने बनाई थी, इन्होंने बेच दी, उसे फरोख्त कर दिया प्रीमियम पे। व्हाट्सएप का जो मालिक था उसने व्हाट्सएप को बेच दिया, फेसबुक ने खरीद लिया। तो ये इस तरीके से लोग पैसा रेज करते हैं। जो स्टीव जॉब साहब हैं, उन्होंने एप्पल में अपनी स्टेक बेच दी थी, पिक्सर में चले गए थे, फिर वापस दोबारा उन्होंने इन्वेस्ट किया एप्पल के अंदर, दोबारा आए, दोबारा शेयर लिए, दोबारा बोर्ड पे आए। तो ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होती रहती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर डाइवर्स्ट होता रहता है, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर पार्टनरशिप्स आती रहती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर खरीदो फरोख्त आसान होती है, एक कंपनी का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, शेयर होल्डर्स होती है। कोई भी कंपनी चाहे तो 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी तरक्की कर सकती है। अभी ये ट्वीट ने पीछे मेरा ख्याल है 108% उन्होंने राइट शेयर दिया। राइट शेयर का मतलब होता है कि जी आपकी फर्ज करिए एक फैक्ट्री, आप एक और फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं या कुछ मशीनें उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप ऑफर करते हैं कि यार अगर आप पैसे जमा करवाना चाहते हैं तो आपको हम शेयर दे देते हैं। तो इसमें एक्सपेंशन आसान है, इसमें ग्रोथ आसान है, इसमें बाहर के ममालिक से, चूंकि इस सेक्टर को मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा दिया है, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरी तालीम जो है वो, मेरा इल्म जो है वो मेरे मुल्क के काम आए, मेरे मुल्क के लोगों के काम आए, और पाकिस्तान भी ग्रो करे जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है, जिस तरह और हमारे रीजनल मुल्क ग्रो कर रहे हैं और बड़ी इकोनॉमीज बन रहे हैं। पाकिस्तान भी बने, पाकिस्तान में पोटेंशियल है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है। ये लोग मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं। सो कमिंग अगेन, फिर वहीं पे मैं क्लोज करूंगा कि जिस तरह ये हीरोज हैं लोग जो, जिन्होंने अपने मुल्क की स्टॉक मार्केट्स को इम्प्रूव किया, एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास आदमी को, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी को भी ये मौका प्रोवाइड किया कि वो प्रॉफिटेबल और बड़ी कंपनी का और बड़े बिजनेस का हिस्सा बन सके, और ऐसा सिर्फ स्टॉक मार्केट्स में हो सकता है। इसी तरह बाहर की कंपनियों के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए, वो भी तभी होंगे जब आप लिस्टेड होंगी। तो मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया है कि हमारी कौम को इस बारे में सोचना चाहिए। मैं वही कहता होता हूँ बाबा फरीद साहब का शेर कि 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, जे ना लभे 6वां ते 5 जांदे मुक। तो बात यह है कि दीन दुनिया, हॉस्पिटल, सेहत, हेल्थ, इस सारी चीज़ों के लिए आपको पैसा चाहिए, नौकरियां चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो बहुत से सेक्टर्स पाकिस्तान में ऐसे हैं कि फॉरेन कोलैबोरेशन हो सकती है, पाकिस्तान ग्रो कर सकता है। अब ये इंडिविजुअल लेवल पे पाकिस्तानियों को भी चाहिए, चैम्बर्स को भी चाहिए, बिजनेसमैनों को भी चाहिए, पॉलिटिशियंस को भी चाहिए, और भी जो है बाबे इख्तियार हैं, उन सबको चाहिए कि मिल बैठकर इसका हल निकालें और पाकिस्तान को ग्रो करें। और इन सारी बातों को मैं कंक्लूड करूंगा। मैं रिपीटेडली लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि जेम बोर्ड पे 2.5 करोड़ में, सिर्फ 2.5 करोड़ की गाड़ी नहीं आती, ठीक है ना। इस वक्त जो बड़ी फैंसी गाड़ी खरीदते हैं वो 12-12, 14-14 करोड़ की, 2.5 करोड़ रुपए में कंपनी लिस्ट आप करवा सकते हैं, और उसका मकसद सिर्फ 2.5 करोड़ तक रहना नहीं होना चाहिए, वो बारिश का पहला कतरा होना चाहिए। आपका प्लान हो कि मैं 2.5 करोड़ में लिस्ट कराऊंगा, इसे 250 करोड़ पे लेके जाऊंगा, इसे 2,500 करोड़ पे लेके जाऊंगा। क्योंकि नेक्स्ट डोर मैं बता रहा हूँ कि जब हम इंडिया के फिगर सुनते हैं तो 25,000 करोड़, 35,000 करोड़, 30,000 करोड़ ये चीजें चलती हैं।
बहरहाल जी, अरशद मेहता साहब सही थे, गलत थे, अच्छा किया बुरा किया, दुनिया फानी से कूच कर गए और हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनके जो साहबजादे हैं, उनके जो बेटे हैं, उनका नाम अतुर अतुर हर्षद मेहता है। इनके बेटे हैं, वो 4 साल तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर रहे हैं। इनकी फैमिली वेल्थ जो है वो 475 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स है, 3542 करोड़ रुपए है। उनकी फाइनेंशियल जो है वो वेल्थ बनती है। और ये सब वो शेयर्स हैं जो 20 साल पहले, आज से बल्कि 20 से भी ज्यादा साल हो गए उनको, 25-30 साल पहले उनके वालिद ने खरीदे थे। उनमें से ज्यादातर पोर्शन शेयर्स का वही है, क्योंकि वो फ्रीज कर लिए गए थे। तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती है, 25-30 साल के लिए होती है। तो सारी फैमिली की जो वेल्थ इतनी जो ग्रो की है, जो 3542 करोड़ जो है इंडियन रुपी या 475 मिलियन डॉलर्स जो बनती है, वो लॉन्ग टर्म उन होल्डिंग्स की वजह से है, जो कि 25-30 साल ब्लॉक रही। उन्हें मुकदमे लड़के उसे क्लियर करवाना पड़ा और एंड पे वो क्लियर हो गई। तो वो अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स ना होती, अभी वो बल्कि ये कहते हैं कि उसका बहुत सारा जो पोर्शन है वो कस्टोडियंस ने बेचा, जो उन्हें नहीं बेचना चाहिए था अच्छे शेयरों का, और वो इलीगल है। और फिर उस पर डिफरेंट मुकदमे, 1700 मुकदमे उस फैमिली ने लड़ी। तो एक ये है कि दिक्कतें, मुश्किलें दुनिया में हर जगह बिजनेसेस में आती हैं। अगर आप अमेरिका में उठाकर देखें, अमेरिका में भी मुकदमे लड़ते हैं। हमें ये लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि पाकिस्तान बेड ऑफ रोजेस है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन उतना भी बुरा नहीं है जितना हम लोग शोर मचाते हैं या जितना कहती हैं। सिस्टम्स में कमजोरियां हर जगह होती हैं, हर जगह इश्यूज होती हैं, हर जगह केसेस होती हैं, हर जगह कंपनियां चलती हैं। इसके मुकाबले में जैसे मैंने राकेश झुनझुनवाला की बात की, रामदेव अग्रवाल की बात की, और बहुत से नामों की बात की, और या इवन जो है कंपैरेटिवली जो रिलायंस के जो मालिक है धीरू भाई अंबानी की बात की, इन्होंने कोई केसेस इस तरह के नहीं देखे। इनकी वेल्थ सेव रही है, थ्रू आउट इनके कंट्रोल में रही है। तो वो मैं समझता हूँ कि मेहता साहब की ओरिजिनल पॉलिसी बिल्कुल ठीक थी। लॉन्ग टर्म होल्डिंग की ओरिजिनल पॉलिसी ठीक थी कि मार्केट के अंदर जो है वैल्यूएशन देख के इन्वेस्ट करना, और कंपनियों की जो हिडन वेल्थ है और जो वेल्थ प्रोड्यूसिंग जो एबिलिटी है उसके मुताबिक उनके शेयर प्राइसेस में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। लेकिन गलती उनकी ये थी कि उन्होंने इलीगल मीन्स यूज किए, उन्होंने फंड्स इलीगल तरीके से यूज किए। तो ये एक थोड़ा सा मैंने एक स्टडी आप लोगों को दी कि आप लोग समझ सके कि मार्केट्स दुनिया में कैसे ऑपरेट होती हैं, इन्हें ऑपरेट करने का क्या फायदा है। इन वीडियोस को लोगों के साथ शेयर किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनकी नॉलेज बढ़े, वो इस कारोबार को समझे। बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, समझना चाहती हैं, कंपनी लिस्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ सीखना चाहती हैं, तो ये मेरे नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे डिफिकल्टी होती है, वो JHE500@gmail.com पे मुझे ईमेल के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद भी आने वाले दिनों में हम कांटेक्ट के और तरीके भी आपके साथ शेयर करेंगे, कि जिससे आप हमें ज़्यादा प्रॉम्प्टली और डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।